हेलो दोस्तों, आज हम बीएनएस का पहला लेक्चर है ये हमारा, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर था बीएनएस का, उसमें 2 लेक्चर हम ले चुके हैं, जिसमें जो पहला लेक्चर है वो बीएनएस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बताता है। उसमें कौन सी धाराएं जोड़ी गई हैं, कौन सी धाराएं उसमें से हटाई गई हैं, पूरा वो डिटेल में बताया गया है उसमें। और उस कब बीएनएस लाया गया, उसके लाने के पीछे कारण क्या थे, कब ये लागू हुआ, कब लोकसभा में आया, कब राज्यसभा में आया, यानी ये पूरी हिस्ट्री उसमें ये बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। और जो दूसरा वाला वीडियो है इसका, उसमें डेफिनेशन क्लॉज को शॉर्ट ट्रिक से याद करने की वीडियो उसमें बनाई हुई है। तो आप डेफिनेशन को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कैसे याद कर सकते हो और कंपैरिजन आईपीसी के साथ में सेक्शन का, इसके संबंध में वो वीडियो बनाया हुआ है। ठीक, तो अब जो हमारा वीडियो है, अब वो आईपीसी को स्टार्ट करता है, यानी बीएनएस को। अब जो बीएनएस में हम पढ़ेंगे, यहां से देखो सेक्शन 1 से स्टार्ट होने से पहले बीएनएस में कई सारे ऐसे क्वेश्चन अभी बनते हैं, जिनमें मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इनसे आते हैं। अब कौन कौन से, जैसे कि अपराध क्या है या अपराध की परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन हो गए, है ना, दुराशय से संबंधित क्वेश्चन हो गए, अपराध के चरण से संबंधित हो गए, स्टेजेस ऑफ ऑफेंस जो होता है अपराध के चरण, और अपराध की अवस्थाएं उनसे संबंधित, यानी अपराध के आवश्यक तत्व, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, तो ये हो गए। उसके बाद तैयारी प्रयत्न, यानी ये जो चरण है इनसे संबंधित, तैयारी और प्रयत्न से अंतर से संबंधित। तो ये क्वेश्चन आते हैं आपके प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो सेक्शन 1 स्टार्ट करने से पहले हमको इनको समझना पड़ेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला है कि ऑफेंस होता क्या है। तो जैसे हम जानते हैं कि अपराध और पाप, देखो ये नोट्स का है, ये एक्चुअली ये बेरेक्ट में तो ये चीजें हैं नहीं, तो ये नोट्स का है लिखा हुआ, तो उसी को आपको समझ में आ जाए तो देख लेना। बाकी जो इसमें मैं इसका इंग्लिश में थोड़ा बताता चलूंगा साथ में, ठीक है ना। तो ये है कि अपराध और पाप दोनों ही मानव की कलुषित भावना का परिणाम है, यानी मानव जो बुरा सोचता है उसी का परिणाम जो है या तो अपराध के रूप में होता है या पाप के रूप में होता है, और दोनों को ही समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि पाप स्थिर रहता है, इसलिए इसे तो परिभाषित करना आसान है, लेकिन अपराध का जहां तक प्रश्न है ये बदलता रहता है, इसलिए परिभाषित करना इसको कठिन होता है। किंतु फिर भी अनेक जूरिस्ट ने अपराध को परिभाषित किया है, और जो सीआरपीसी थी पहले, वो यानी प्रेजेंट में बीएनएसएस, तो बीएनएसएस की धारा ये 2N नहीं है, ये है 2Q, ठीक है ना। तो बीएनएसएस की धारा 2Q में भी अपराध को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा बीएनएस, अब यहां पे आ जाइए, क्योंकि अब पुराना तो चलेगा नहीं, आईपीसी की जगह पर बीएनएस और सीआरपीसी की जगह पर बीएनएसएस। तो बीएनएस की धारा यहाँ पे हो गई आपकी जो 40 है, ये आपकी जो बीएनएस है उसमें है 224 में है, और 41 सेक्शन जो है वो बीएनएस में आपकी 230 में है, और 42 आपकी 218 में है, ठीक है ना। तो 224, 230 और 218 में अपराध को परिभाषित किया है। अब इनको हम देखते हैं, क्योंकि जो जूरिस्ट ने किया है और इनमें जो परिभाषा है, जैसे केनी महोदय हैं जूरिस्ट, इन्होंने अपराध को कैसे परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है कि अपराध एक दोषपूर्ण कार्य है जिसे विधि के द्वारा दंडनीय बनाया गया है। यह व्यक्ति के द्वारा क्षम्य नहीं है, क्षम्य मतलब एक्सक्यूजेबल, यह क्षम्य नहीं है, और यदि ये एक्सक्यूजेबल है तो केवल राजा यानी सम्राट के द्वारा क्षम्य है, किंग के द्वारा, ठीक है ना। तो ये केनी महोदय की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन है, जूरिस्ट हैं ब्लैकस्टोन, उनकी डेफिनेशन है। उन्होंने कहा है अपराध के संबंध में कि अपराध लोक विधि के उल्लंघन में किया गया, यानी इन द कंट्राडिक्शन ऑफ पब्लिक लॉ या इन द वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ में किया गया कार्य अपराध होता है। अर्थात लोक विधि जिन कार्य को करने के लिए मना किया गया है लोक विधि के द्वारा, यदि उन कार्यों को किया जाता है तो वह अपराध है। ठीक, इसमें इतना ही आपको याद रखना है।
उसके बाद में स्टीफन की परिभाषा है, सर जेम्स स्टीफन की। वो कहते हैं कि अपराध एक ऐसा कार्य है जो विधि के द्वारा निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, और समाज की नैतिक भावनाओं को आघात पहुंचाने वाला है, यानी उनको हर्ट करता है, टारगेट करता है फीलिंग्स को, जो मोरल फीलिंग्स हैं समाज की, ठीक है ना। तो स्टीफन ने जो बात कही है वो कही है मोरल सेंटिमेंट्स को, मोरल सेंटिमेंट्स या मोरल वैल्यूज जो हैं उनको चोट पहुंचाता है, उनको आघात पहुंचाता है, तो वह अपराध है। ऑस्टिन महोदय क्या कहते हैं? ऑस्टिन महोदय कहते हैं कि अपराध वह दोष है जिसका पीछा उसके संप्रभु या उसके अधीनस्थ अधिकारी करते हैं। तो ये ऑस्टिन ने परिभाषा दी। तो ऑस्टिन ने सॉवरेन की बात कही कि अपराध वह दोष है जिसका पीछा उसके संप्रभु या उसके अधीनस्थ अधिकारी करते हैं। ठीक, तो ये 3 डेफिनेशन हो गई और ये कि चौथी डेफिनेशन स्टीफन की। तो केनी, ब्लैकस्टोन, स्टीफन और ऑस्टिन, और इसमें एक और जूरिस्ट और हैं जिनकी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, वो हैं हेनरी मैन। हेनरी मैन, इनकी डेफिनेशन है, इन्होंने कहा कि प्राचीन समाज में दंड विधि अपराध विधि नहीं बल्कि यह दोष विधि है। ये इन्होंने बात कही हेनरी मैन ने। तो इन्होंने एंशिएंट सोसाइटी से रिलेटेड है इनका। तो एक एक वर्ड को आपको लेना है। अब इसको मैं बताता हूं, कहीं स्पेस होगा तो मैं आपको इसको बताता हूं कि इसको आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। जैसे केनी महोदय की, तो इसको एक ट्रिक है, के हैज SMS एज BPL, यानी एक सेंटेंस बन गया, के हैज SMS एज BPL। ठीक, अब इनको कैसे याद रखना है? जैसे के का मतलब है केनी महोदय, इसमें जो पहला वाला लेटर है हर किसी का वो जूरिस्ट के नाम पर है, ठीक है ना। पहला वाला जो लेटर है वो जूरिस्ट का है, यानी के से केनी हो गया, एच से हेनरी मैन हो गया, एस से आपका जो है वो स्टीफन हो गया, ए से ऑस्टिन हो गया और बी से ब्लैकस्टोन हो गया। तो पहला कह रहा है केनी महोदय। केनी महोदय के साथ में किसको रखना है? किंग को, यानी राजा द्वारा वो क्षम्य है, ठीक है ना। तो यहां से आपको याद रखना है कि केनी महोदय के साथ में राजा द्वारा क्षम्य वाली डेफिनेशन है। उसके बाद हैज को कैसे याद रखना है? हैज में एच तो हो गया हेनरीमैन और ए का मतलब हो गया एंशिएंट सोसाइटी, यानी प्राचीन समाज में दंड विधि अपराध विधि नहीं बल्कि दोष विधि है। तो प्राचीन समाज इन्हीं की डेफिनेशन में यूज किया गया है। तो एंशिएंट सोसाइटी से रिलेटेड आपको याद रखना है, तो के हैज। एसएमएस में क्या याद रखना है आपको? स्टीफन। और एमएस का मतलब क्या है? यहाँ पे एमएस का मतलब है मोरल सेंटिमेंट्स, यानी मोरल सेंटिमेंट्स किसके रहेंगे? सोसाइटी के, ठीक है ना, मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो ये आपको याद रखना है एसएमएस का। उसके बाद में एज आता है। एज का मतलब क्या हो गया? ऑस्टिन। एज का मतलब क्या हो गया यहां पर? ऑस्टिन, ए से ऑस्टिन हो गया और एस से क्या हो गया? सोवेरेन। सोवेरेन इन्हीं की डेफिनेशन में यूज हुआ है, तो संप्रभु से इनको याद रखना है आपको। उसके बाद में लास्ट बचा आपका बीपीएल। बीपीएल का मतलब क्या है? बी से हो गया आपका ब्लैकस्टोन और पी से क्या हो गया? पी से हो गया आपका पीएल, मतलब जो पीएल है लोक विधि। तो पब्लिक लॉ का वायलेशन में जो कोई कार्य किया जाता है तो वह अपराध होता है। तो ये आपको डेफिनेशन ऐसे याद रखनी है, ठीक। शॉर्ट ट्रिक है, इजी वे है। जब चैनल का नाम ही इजी वे है तो आपको डेफिनेशन कैसे इजी याद रखनी है उनको बताया गया है। अब जो बीएनएसएस की डेफिनेशन है ये 2Q में
2Q में है ये डेफिनेशन। तो यहां पर ये बताया गया है कि अपराध एक ऐसा कृत्य है या लोप है, यानी आप इसमें जो है वो एक्ट भी आता है और ओमिशन भी आता है, जिसको तत्समय प्रवर्त विधि जहां पर भी यूज किया जाता है उसका मतलब होता है जब घटना घटती है उस समय को जो भी लागू विधि है, चाहे वो बीएनएसएस ही क्यों ना हो, चाहे वो आईपीसी क्यों ना हो, या फिर कोई अन्य विधि लागू हो, तो जिसको तत्समय प्रवर्त विधि के द्वारा दंडनीय बनाया गया है। और इसके अंतर्गत में कोई ऐसा कार्य भी आता है जिसके संबंध में पशु अतिचार कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 की धारा 20 के अधीन कंप्लेंट की गई है, ठीक है ना, तो वो भी 2Q के अधीन जो अपराध की परिभाषा है वो आती है। अब इसमें दो तरह के वर्ड इसमें प्रयोग किए गए, एक्ट और ओमिशन। अब जहां तक एक्ट के द्वारा किसी अपराध का प्रश्न है, तो हमने जो आईपीसी है उसमें धारा 342 है, जैसे एग्जांपल के तौर पर है 342, मतलब जो बीएनएस में आपका 126 का क्लॉज 2 है, 126 का क्लॉज 2 नहीं, मतलब 342 जाएगी आपका 127 का क्लॉज 2 है, ठीक, क्योंकि जैसे उसमें 339 से शुरू थे डेफिनेशन, सैदोष अवरोध, सैदोष परिरोध, ऐसे करके, ठीक है ना, तो 339, 340, 341, 342 ऐसे थे ना ये क्लॉज, तो इसमें अल्टरनेट था ऐसे करके, यानी 340 में जो परिभाषा है उसका दंड 342 में था। अब ये 339, 341 इन दोनों को एक ही साथ मर्ज कर दिया गया है, तो 339, 341 ये आपका आ जाएगा। पहले जो सैदोष अवरोध है वो 126(1) और 126(2) में आ जाएगा, और ऐसे ही ये आपका आ जाएगा 127(1) और 127(2), 340 और 342, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, अब कोई व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर देता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, और ये एक्ट के द्वारा अपराध हो गया। लोप के द्वारा अपराध में कैसे होता है, ये बीएनएसएस की धारा 37 से 40 के अधीन, यानी बीएनएस की धारा नहीं, बीएनएसएस की धारा तो यहाँ पे हो जाएगी 31 से 34, ये सीआरपीसी की धारा 37 से 40 जो है वो यहाँ पर 31 से 34 है, उसके अधीन जो कर्तव्य बताए गए हैं। लोप कहां पर दंडनीय होता है, जहां पर आप देखोगे कोई व्यक्ति है या कोई भी लोक सेवक है या कोई भी अधिकारी है, वो जहां पर विधि द्वारा आबद्ध होता है कोई कार्य करने के लिए, यानी बाउंड बाय लॉ होता है, कोई व्यक्ति कोई ऑफिसर, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए, ये अधिकारी के लिए भी है, लोक सेवक के लिए भी है। तो जहां पर विधि द्वारा आबद्ध होता है कोई व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए और उसे वो नहीं करता है, तो वहां पर वो किस अपराध के लिए माना जाता है, ओमिशन के लिए, लोप के लिए दंडित, मतलब वो दंडित किया जाता है। तो यहाँ पे भी बीएनएसएस में धारा 31 से 34 में भी उनके कर्तव्य और दायित्व जो बताए गए हैं कि वो सूचना देंगे मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को व्यक्ति, और ऐसे ही कहीं पे अगर जो अधिकारी है या लोक सेवक है उसको अगर कहीं पे बाउंड कर रखा है कि वह अपराधी को पकड़ेगा, पकड़ के मतलब जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष लेके जाएगा 24 घंटे के भीतर, है ना, तो अगर वो नहीं करता है ये काम, क्योंकि वहां पे वो बाउंड हो गया, तो अब नहीं करता है तो ये लोप हो गया, ठीक, तो उसके लिए उसको पनिशेबल किया जाएगा। तो ऐसे लोप के लिए दंड है, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब इसको समझने के लिए कोई जरूरी भी नहीं है, बस इतना है कि इंफॉर्मेशन जो दी जाती है जिसके लिए वो बाउंड होता है व्यक्ति और वो नहीं दी जाती तो ओमिशन बन जाता है, ठीक है ना। पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन भी जो कंप्लेंट की जाती है वो भी अपराध की डेफिनेशन में आती है, इसमें भी आपको इतना याद रखना है, ठीक। अब पशु अत्याचार अधिनियम का ये धारा 20 है, इसमें इतना कुछ नहीं याद रखना है, इससे रिलेटेड हमारा ये काम का नहीं है। अब जैसे हमने 40, 41 और 42 आईपीसी की थी, यानी प्रेजेंट में ये धारा 2 का 24 और 40, यानी 41 हो गई आपका 2 का 30 और 42 हो गई आपकी 2 का 18। अब 40 में क्या है, 40 में अपराध की डेफिनेशन है, 41 यानी 230 में क्या है, 230 में आपका जो है लोकल, 218 में आपका लोकल लॉ है और 230 में आपका स्पेशल लॉ है। यहां पर
230 में आपका स्पेशल लॉ हो जाएगा, 218 में आपका लोकल लॉ हो जाएगा, ठीक है ना। और 224 में आपके ऑफेंस की डेफिनेशन हो गई। तो अब ये क्या कहती है धारा जो 224 है, वो कहती है कि ऐसा कार्य या लोप जिसे बीएनएस की किसी धारा में दंडनीय बनाया गया है वो ऑफेंस है। ऐसे ही यहाँ पे 230 ये कहती है कि ऐसा कोई भी कार्य या लोप जिसे किसी स्पेशल लॉ में दंडनीय घोषित किया गया है तो वो भी अपराध है। और यहाँ पे 218 कहती है कि ऐसा कोई भी कार्य या लोप जिसे किसी लोकल लॉ के अधीन दंडनीय घोषित किया गया है वो भी अपराध है, ठीक। और धारा 2N में वो डेफिनेशन हमने देख ही ली। अब उसके बाद में इन डेफिनेशन के बाद आती है बात अपराध के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस। इसमें क्या है, अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। एक पर्सन होता है, उसके बाद में मेंस रिया होता है, फिर तीसरा आपका एक्ट और ओमिशन होता है यानी कार्यालोप, और चौथा इंजरी, ठीक है ना। ये अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें जो पहला है पर्सन, पर्सन का मतलब क्या है कि यानी कोई व्यक्ति होना चाहिए, और कोई व्यक्ति ही नहीं बल्कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर विधिक बाध्यता अधिरोपित की जा सके, यानी जो लीगली उसके लिए लायबल ठहराया जा सकता है। और इतना ही नहीं कि व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसके मस्तिष्क में, जिसके ब्रेन में मेंस रिया आ सकता हो। जैसे 7 साल के बच्चे को अपराध करने के लिए व्यक्ति की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके मन में मेंस रिया नहीं आ सकता। इसके अलावा जैसे बीएनएस की धारा यहाँ पे जो 84-85 है आईपीसी की, ये आपकी बीएनएस में 22 और 23 है, ठीक। इनको आपको याद रखना है। तो इसका जैसे आईपीसी में 76 से 106 वाला जो प्रोविजन है जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर नंबर 4 में, यहाँ पे आपको बीएनएस में मिलेगा वो 14 से 44 में, ठीक। तो अब आपको वैसे नहीं पता है कि भाई 84 कहां पर है, तो 76 में 8 जोड़ेंगे तो 84 यानी 84 आ जाएगा। अब कितने जोड़े, 8। अब यहां पर भी 8 आप जोड़ देंगे तो 14 और 8 22। तो ऐसे करके आप डायरेक्ट भी सेक्शन पे पहुंच सकते हैं। ये जनरल एक्सेप्शन के लिए रूल है, बाकी तो इधर उधर धाराएं हैं तो ऐसे नहीं पहुंच सकते। ये सिर्फ जनरल एक्सेप्शन के लिए बताया गया है ऐसे। उसके बाद में यहां पर जो बात थी कि जो यहां पर बात थी कि 22-23 में बीएनएस में, कि इसमें भी जो ऐसी कंडीशन है जहां पर यह माना जाता है कि वह व्यक्ति अपराध करने के लिए व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है। व्यक्ति की जो डेफिनेशन है बीएनएस में, ये तो आईपीसी की है धारा 11, बीएनएस में जो धारा 226 में बताई गई है, वहां पर अगर आप देखते हैं तो व्यक्ति के अंतर्गत में कंपनी या व्यक्तियों का संगम, या तो कंपनी और व्यक्तियों का संगम भी आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति के अंतर्गत में मनुष्य के अलावा विधिक व्यक्ति भी आते हैं, जैसे कोई संस्था हो गई, कोई कंपनी हो गई, ये वाली इंस्टीट्यूट हो गई, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई भी, इस तरह से। अब उसके बाद दूसरा आता है आपका, तो एक्ट व्यक्ति से संबंधित ये हो गया। दूसरा आता है मेंस रिया, यानी अपराध का दूसरा आवश्यक तत्व क्या है, मेंस रिया। तो मेंस रिया का मतलब क्या है, यानी यहाँ पे दूषित मनोवृत्ति होनी चाहिए, यानी उसका बुरा आशय होना चाहिए, बैड इंटेंशन होना चाहिए, जिसको हम मेंस रिया कहते हैं, दुराशय कहते हैं। और अपराध होने में इसका बहुत अनिवार्य रोल होता है, क्योंकि कोई कार्य या लोप तभी अपराध बनेगा जब वह कार्य या लोप उस दूषित भावना से किया गया हो। ये बात सहराज बनाम डी रुडजन के केस में भी कही गई थी। अब इसको मेंस रिया को अलग से पढ़ेंगे बाद में, पहले ये चारों आवश्यक तत्व पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। बाकी मेंस रिया को अलग से पढ़ेंगे अभी। उसके बाद में जो इसमें चौथा आवश्यक तत्व है, तीसरा आवश्यक तत्व है एक्ट और ओमिशन की बात जो चल रही है। इसका मतलब है कि कोई एक्ट या ओमिशन किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अब ओमिशन से अपराध का जन्म तब होता है जब उस व्यक्ति के ऊपर विधिक बाध्यता आरोपित की जाए, यानी वो लीगली बाउंड हो कार्य करने के लिए, और फिर वह उसको कार्य को मतलब ना करे। जैसे ही हमने अभी पढ़ा है
कि जो 37 से 40 सीआरपीसी यानी जो यहाँ पे 31 से 34 तक की जो प्रोविजन है बीएनएसएस में, उसमें लोप के द्वारा अपराध के उदाहरण वहां पर होते हैं। ठीक है ना। यानी कोई व्यक्ति अगर मजिस्ट्रेट या पुलिस को इत्तला देने के लिए आबद्ध है, जो अपराध की वहां पे लिस्ट दी गई है, और वह अपराध की सूचना या इत्तला जो है वो मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को नहीं देता है, तो वह जो आईपीसी की धारा 187 थी यानी बीएनएस की धारा जो 222 है वहां पर दंडित किया जाएगा लोप के लिए। ऐसे ही लोप के लिए और जो धाराएं है ना बीएनएस में, आप देखेंगे जहां पर वो विधि द्वारा आबद्ध होता है, तो उसमें जैसे धारा 259 है बीएनएस की, 260 आप धारा देखेंगे अपने बेयर एक्ट में, 264 देखेंगे। तो यहाँ पर ना व्यक्ति या लोक सेवा के अधिकारी विधि द्वारा आबद्ध होते हैं कोई कार्य करने के लिए और वो नहीं करते हैं, तो ये लोप से रिलेटेड जो धाराएं हैं वो हैं। आप अपने बीएनएस में देख लेना, बेयर एक्ट में, बीएनएस के बेयर एक्ट में उसमें देखना। तो ये हो गया। उसके बाद में लोप के लिए पनिशेबल हो जाएगा। अब है इंजरी की बात, यानी चौथा आवश्यक तत्व इसका इंजरी हो गया। ठीक। अब इंजरी का मतलब क्या है, अब इंजरी को कहां परिभाषित किया गया है आप देखेंगे तो इंजरी को जैसे जो आईपीसी थी उसमें तो धारा 44 में इंजरी को डिफाइन किया गया था, है ना। और यहां पर अब इसमें देखेंगे जो बीएनएस है इसमें धारा 214 में इंजरी को डिफाइन किया गया है। और इंजरी में, इंजरी का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल चोट पहुंचाना है, वो इंजरी आपकी बॉडी से रिलेटेड यानी शरीर से संबंधित, मन से संबंधित, ख्याति को नुकसान पहुंचाने वाली या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी तरह की हो सकती है और इलीगल तरीके से होनी चाहिए। यानी कोई भी लॉस होना चाहिए, चाहे वो बॉडी को हो, माइंड को हो, उसकी रेपुटेशन को हो, उसकी प्रॉपर्टी को हो, और इलीगल तरीके से हो, तो वो इंजरी हो जाती है। ठीक। अब ऐसा ये जरूरी नहीं है कि कोई अपराध घटता है तो अपराध के चारों आवश्यक तत्व होने जरूरी हैं। ठीक है ना। कहीं कहीं ऐसा भी रहता है कि देखो दो चीजें तो होनी जरूरी हैं, दोषपूर्ण कार्य और दोषी मन। ये दोनों होने जरूरी हैं। यानी एक्टस रियाज और मेंस रियाज, दोषी मन को बोलते हैं मेंस रियाज, और ये हो गया दोषपूर्ण कार्य यानी एक्टस रियाज। तो ये दोनों होने जरूरी हैं। अब ये बात जो है बोली थी फाउलर बनाम पेजेंट के केस में, यानी किसी भी अपराध को करने के लिए दोषी मन और दोषपूर्ण कार्य दोनों का होना जरूरी होता है। और ये बोली थी न्यायमूर्ति थे केन्यास, उन्होंने। ठीक। अब ये इससे रिलेटेड एक मैगजीम है, ये इसको एक्चुअली हम मेंस एरिया में इसमें पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ना हमारा उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमको इतना ही समझना जरूरी है। अब जो बात चल रही थी कि दोनों ही जरूरी हैं, ये कितने आवश्यक तत्व जरूरी है किसी अपराध को करने के लिए। वैसे तो चारों आवश्यक तत्वों के द्वारा, यानी व्यक्ति होना चाहिए, मेंस एरिया होना चाहिए, और तीसरा था एक्ट और ओमिशन, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, और लास्ट हो गया इंजरी। यानी चारों आवश्यक तत्व मिलकर क्या करते हैं, एक अपराध का निर्माण करते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं जहां पर, जैसे पहला एक्सेप्शन हम देखते हैं जहां पे कठोर दायित्व के नियम जो होते हैं, कठोर या पूर्ण दायित्व के जो नियम होते हैं उनमें। ठीक। जैसे हम देखते हैं कि वहां पर मेंस एरिया जो है वो नहीं माना जाता, जैसे 494 बाईगैमी का अपराध है। ठीक। अब यहां पर मेंस एरिया नहीं देखा जाएगा कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, दूसरा विवाह करना अपने आप में ही जो दंडनीय अपराध है। और 494 का मतलब आपका यहाँ पे मैं बीएनएस में धारा 82(1) के अधीन। ठीक। ऐसे ही अगर आप पब्लिक न्यूसेंस करते हो तो बीएनएस की धारा 270 के अधीन, जो कि 268 थी आईपीसी में। और
जैसे किडनैपिंग है, आप तीन जो उसमें थी, क्या कहते हैं, बीएनएस में 137 का क्लॉज 2 है, 137 का क्लॉज 2 है, और जबकि उसमें 363 आईपीसी में थी, और 499 जैसे कि मानहानि करना, यानी आपका 356 क्लॉज 1 आपका बीएनएस का। तो ये आपके, और जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, ये ऐसे अपराध हैं जो कठोर या पूर्ण दायित्व के मामले माने जाते हैं और इनमें मेंस रिया एब्सेंट होता है। अच्छा, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें एक्ट, जो तीसरा आवश्यक तत्व है ना इसमें, एक्ट और ओमिशन, जिनमें एक्ट होना भी जरूरी नहीं होता है कृत्य। जैसे आपका 310 का क्लॉज 4 है आपका, जो कि 399 आईपीसी से संबंधित है, जहां पे तैयारी के बारे में बात करता है। वहां पे डकैती करने के लिए जो तैयारी है ना, उसके लिए जो बात करता है, और यहाँ पर एक्ट का होना आवश्यक नहीं होता है। ऐसे ही 310 का क्लॉज 5, यानी जो 402 है आपका आईपीसी, ये भी यहाँ पर दंडनीय अपराध है, इसमें भी एक्ट का होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और उसके अलावा यहां पर जो एक और तरह का आता है, जिसमें जो चौथा आवश्यक तत्व है इंजरी। इंजरी, तो इंजरी जहां पर होना आवश्यक नहीं है, वे कौन से अपराध हैं? वे हैं आपके अटेम्प्ट से रिलेटेड अपराध जो हैं, अटेम्प्ट से रिलेटेड हो गए, या फिर आपके एबेटमेंट से रिलेटेड हो गए, यानी दुष्प्रेरण से संबंधित, और आपके कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड, कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड। तो ये ऐसे अपराध हैं जिनमें इंजरी होना आवश्यक नहीं होता है। तो ये हमने पढ़ लिए अपराध के आवश्यक तत्व। और इनको, जो ये तीन अपराध हमने पढ़े, अटेम्प्ट, एबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी, इनको इनकम्प्लीट ऑफेंस जो है वो कहा जाता है। और जो इनकम्प्लीट ऑफेंस हैं, तीन अपराध जो है ऐसे, इनको इनकम्प्लीट ऑफेंस माना जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट है मेंस रिया, जो हम कह रहे थे कि मेंस रिया को पढ़ेंगे। तो मेंस रिया क्या होती है? अब मेंस रिया का मतलब यहाँ पे हमने देखा है, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, कि मेंस रिया परिभाषित नहीं है आईपीसी में, ना ही मेंस रिया शब्द को आईपीसी में, आईपीसी कह रहे हैं, बीएनएस में दिया हुआ है, और ना ही बीएनएस में इसको परिभाषित किया गया है। लेकिन कुछ शब्द हैं जो मेंस रिया का ही रूप धारण करते हैं, या मेंस रिया के रूप में ही परिभाषित हैं, जैसे कि बेईमानी शब्द हो गया, उपेक्षापूर्ण हो गया, कपटपूर्ण हो गया, सद्भाव पूर्वक हो गया, इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल जो बीएनएस में किया गया है। ये आपके, और देखो जैसे आशय पूर्वक, है ना, या स्वेच्छा से, वॉलंटरी, डिसऑनेस्टली, नेग्लिजेंट, फ्रॉडुलेंटली, गुड फेथ में, इंटेंशन से, वॉलंटरी, है ना, या डिसीटफुल तरीके से, प्रवंचनापूर्ण तरीके से, ठीक, या विद्वेषपूर्ण तरीके से। बहुत सारे शब्द हैं जो इसमें बीएनएस में दिए हुए हैं, ठीक, असावधानी से, उपेक्षा से। तो ये इन शब्दों का प्रयोग जो है ना, वो दुराशय के रूप में ही किया गया है। तो जो दुराशय है वो ब्रिटिश कॉमन लॉ का सिद्धांत है, और इसके लिए कोप महोदय हैं, उन्होंने कोक महोदय, कोप नहीं है ये, कोक महोदय, उन्होंने इसको स्पष्ट किया है कि दोषपूर्ण कार्य और दोषपूर्ण मन एक साथ मिलकर अपराध को गठित करते हैं, और इसी को मैक्सिम है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, यानी किसी भी कार्य, अपराध के लिए दोषी मन और दोषपूर्ण कार्य दोनों का होना आवश्यक होता है। और इससे रिलेटेड इसमें पढ़ेंगे कि आपराधिक दायित्व के निर्धारण के लिए दो तरह की आवश्यकता तो होने जरूरी है। यहां पर एक भौतिक कृत्य, इसको बोलते हैं भौतिक कृत्य, भौतिक कृत्य यानी शारीरिक कृत्य, और दूसरा हो गया मानसिक तत्व यानी दुराशय। तो दो तरह के इसमें कृत्य हो गए।
यानी उसमें है ना दोषी मन और दोषपूर्ण कार्य, तो दोषपूर्ण कार्य हो गया वो तो शारीरिक कार्य हो गया, और जो दोषी मन है वो मानसिक तत्व हो गया आपका, यानी दुराशय हो गया। यानी अभियुक्त को दोषित तभी ठहराया जा सकता है जब ये साबित कर दिया जाए तो कि उसने दूषित मनोवृत्ति से विधि द्वारा निषिद्ध कार्य को किया है। और यही बात फाउलर बनाम पेजेंट के केस में भी न्यायमूर्ति थे केन्यास, उन्होंने कही कि अपराध का गठन तभी होगा जब दुराशय और विधि विरुद्ध कार्य साथ साथ हों। अब दुराशय को साबित करने की अगर बात आती है तो ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि न्यायमूर्ति ब्रायन ने भी कहा है कि मनुष्य की सोच विचारणीय नहीं है, क्योंकि मनुष्य क्या सोच रहा है इसका ज्ञान तो शैतान को भी नहीं होता है। इसलिए दुराशय को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के माध्यम से ही साबित किया जाता है। ठीक, और ये कुछ लॉ हैं जिनमें ये निर्णित किया कि आपराधिक दायित्व के निर्धारण के लिए परम आवश्यक है कि शारीरिक कृत्य और दोषी मन दोनों ही एक साथ हों। आर बनाम खंडू का केस, एम एंड अदर्स बनाम आर का केस, आर बनाम सार्टी का केस। अब देखो इनमें से आप तीनों को ही रहने दो, कुछ मत पढ़ो। इसमें आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एक तो फाउलर बनाम पेजेंट का केस हो गया, दूसरा हो गया आर वर्सेस टाल्सन का केस। आर वर्सेस टाल्सन का केस जो है इसमें पढ़ना है। इसमें यह बोला था कि कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता है जब तक कि उसका मन भी अपराधी नहीं होता है, ठीक है ना। और एक है आर बनाम प्रिंस का केस। इसमें कहा था आर बनाम प्रिंस के मामले में कि जिन मामलों में लोक कल्याण की या जन सुरक्षा आदि का प्रश्न जो होता है वहां पर दुराशय का सिद्धांत लागू होता है, और भले ही वास्तविक आशय या जानकारी ना हो तब भी अपराधी को दंडित किया जाएगा। तो ये आपका दुराशय का वो था, और इसमें आपको इतना याद रखना है। इसके बाद में अब बात आती है कि दुराशय का सिद्धांत कैसे लागू होता है बीएनएस में। तो एक तो है पॉजिटिव फॉर्म में। पॉजिटिव फॉर्म में कैसे, इसको इतना लंबा नहीं पढ़ना है, इसको शॉर्ट में पढ़ना है कि पॉजिटिव फॉर्म में क्या है। पॉजिटिव फॉर्म में दुराशय का मतलब है कि जो दुराशय से संबंधित हमने शब्द पढ़े थे अभी, कि जो आशयपूर्वक, जानबूझकर, स्वेच्छा से, धोखे से, बेईमानी से, विद्वेषपूर्ण तरीके से, असावधानी से, उपेक्षा से, उन शब्दों को परिभाषा में साथ ही साथ दे दिया गया है, तो पॉजिटिव फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में जो दूसरा है नेगेटिव फॉर्म में। नेगेटिव फॉर्म में दुराशय कैसे लागू होता है, नकारात्मक रूप में भी लागू होता है। यानी जो चैप्टर 4 है आपका यहां पर, और इसमें चैप्टर 4 में जो धारा 76 से 95 आईपीसी की हैं, यहां पर ये 14 से लेकर 33 तक यहां पे दी हुई है, ठीक है ना, चैप्टर 4 में ही। तो ये जो जनरल एक्सेप्शन यहां पे दिए हुए हैं उनमें यहां पर ये दुराशय का नकारात्मक रूप दर्शित होता है। इनसे ये स्पष्ट होता है कि यदि अभियुक्त का कार्य साधारण अपराध के अंतर्गत में आता है तो ऐसा माना जाता है कि उस कार्य को करते समय उसकी आपराधिक मनोस्थिति अनुपस्थित थी। तो यहां पर उसको मेंसिरिया को उसके मस्तिष्क में अनुपस्थित माना जाता है, इसलिए दोषपूर्ण कार्य किए जाने के बावजूद भी उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। इसका कारण ये है कि यहाँ अभियुक्त दोषपूर्ण कार्य तो करता है किंतु दोषी मन से नहीं करता है, जो कि फाउलर बनाम पेजेंट के केस में भी कही थी कि दोषपूर्ण कार्य और दोषी मन दोनों का साथ साथ होना जरूरी होता है। और तीसरा होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूप में मेंसिरिया का बीएनएस में यूज। बीएनएस में आपराधिक मनोस्थिति कठोर दायित्व के रूप में भी दिखती है। इसका कारण है कि जो संहिता है उसमें ऐसे बहुत सारे अपराध हैं जिनका किया जाना मात्र ही अभियुक्त को दंडित करने के लिए पर्याप्त होता है, और इनसे रिलेटेड हमने अभी सेक्शन पढ़ी थी। जैसे यहां पर हमने पढ़ी थी आपका 126 से रिलेटेड ये, और 127 से रिलेटेड जो बीएनएस की है ना। और यहां पर ये आपकी आती है अश्लील पुस्तकों का विक्रय, जो 292 है आपकी बीएनएस में, वो आपको जो है याद रखनी है। इसमें 29 मतलब 2 ही सेक्शन आगे है, 294 हो गई यहाँ पे आपकी, ठीक। अब उसके बाद में
ये अन्य विधि में दुराशय के सिद्धांत है, तो इससे आपको जो है कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें जो याद रखना है वो है, दो केस आपको यहां पे याद रखने हैं। एक है महाराष्ट्र राज्य वर्सेस एमएच जॉर्ज का केस, और दूसरा नाथुलाल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस। दोनों ही केस जो है वो, एक ये है 1965 का केस और ये 1966 का केस। इन दोनों ही मामलों में ये कहा था कि जब तक संसद कानून बनाकर स्पष्ट नहीं कर देती है तब तक मेंसरिया का जो सिद्धांत है वो बीएनएस में, यानी उस टाइम पे कहा कि आईपीसी में लागू होगा और इसे ही ध्यान में रखकर मामले को देखा जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में एक और इससे रिलेटेड केस है हार्डिंग बनाम प्राइस का केस, मेंसरिया से रिलेटेड है। इसमें भी यही बोला था कि जहां इसमें दुराशय से संबंधित क्या बोला था कि जहां पर मेंसरिया अनुपस्थित रहता है वहां पर अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये हमने पढ़ा। अब आती है दुराशय के इसके एक्सेप्शन क्या है। तो ये जो एक्सेप्शन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका प्री में बन जाता है। यहां पर है शेराज बनाम डी रुटजन। तो शेराज बनाम डी रुटजन का केस है ये। इसमें जो है दुराशय के अपवाद जो है वो बताए गए थे, जैसे बाइगेमी हो गया, किडनैपिंग हो गया, अपमान लेख हो गया आपका डिफेमेशन से संबंधित, ठीक है ना, लोक अपताप यानी पब्लिक न्यूसेंस हो गया आपका, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया आपका। तो इनसे रिलेटेड जो है ये अपवाद बताए गए थे मेंसरिया से रिलेटेड। अब बात आती है नेक्स्ट हमारी कि अपराध के जो चरण होते हैं, स्टेजेस ऑफ ऑफेंस जो है वो 4 चरण होते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि अपराध के कौन से चरण होते हैं। तो अपराध के 4 चरण होते हैं। पहला होता है इंटेंशन यानी आशय, और इसी को इरादा भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंटेंशन, आशय, इरादा। अब आशय जो होता है, आपराधिक इरादे का अर्थ होता है कि दंड विधि द्वारा निषिद्ध कार्य को करने की योजना तैयार करना जिसका कोई न्यायोचित कारण नहीं होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट होता है जिसे साबित करना बेहद कठिन होता है। इंटेंशन जो होता है किसी व्यक्ति के द्वारा मानसिक शक्तियों का स्वेच्छा से समझ बूझकर किसी मकसद को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया उपयोग है। अभियोजन पक्ष के लिए किसी व्यक्ति को अपराध करने के गलत इरादे को साबित करना कठिन होता है। कोई अपराध करने का इरादा तब तक दंडनीय नहीं होता जब तक कि इसे दूसरों के पास शब्दों के द्वारा या आचरण के द्वारा व्यक्त न कर दिया जाए, ठीक है ना। भारतीय कानून में भी किसी अपराध को करने के लिए इरादा दंडनीय नहीं है, परंतु कानून ऐसे इरादों पर विचार जरूर करता है। अब देखो, इससे आपको कहानी समझ में आई हो या नहीं आई हो, मैं थोड़ा इजी फॉर्म में अब बताता हूं इंटेंशन को। जो इंटेंशन होती है, देखो 3 शब्द होते हैं। एक होता है इंटेंशन यानी आशय, और एक होता है मोटिव यानी हेतु, और एक होता है हेतुक यानी ये होता है कॉज, और ये हो गया आपका मोटिव, और ये हो गया आपका इंटेंशन। ठीक, अब कोई मान के चलो ए नामक व्यक्ति है। अब वो बी नामक व्यक्ति के लिए यहां कह रहा है, बी नामक व्यक्ति को, कि मैं बी को जान से मार दूंगा, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो यहां पर ये हो गया इंटेंशन। अब सी नामक व्यक्ति ऐसे पूछ रहा है कि तुम उसे क्यों मार दोगे। तो उसने कहा है कि बी ने मेरे घर में रात में घुस करके चोरी की है, या ये कहो कि इसने मुझे, बी ने एक दिन या कल मुझे गाली दी थी, है ना, या मेरे परिवार को गाली दी थी, या उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। तो ये जो है ये बन जाता है आपका सी के जवाब में जो बने, ये बन गया हेतु यानी मोटिव। अब बात आती है तीसरी कॉज। अब जब ये बी को मार दिया इसने, तो अब यहां पे कॉज बनता है कि किससे मारा, जैसे गोली मारकर बी का इसने मर्डर कर दिया। तो बी की मृत्यु कैसे हुई, कारण क्या है बी की मृत्यु का, यहाँ पे गोली से मारना। तो ये आपका कॉज हो गया। कॉज आपका प्रत्यक्ष आपको दिखेगा कारण,
जैसे कोई व्यक्ति किताब खोल के नकल करता है तो किताब खोलना जो है वो उसका क्या हो गया, कॉज हो गया। क्यों कर रहा है, मोटिव क्या है उसमें किताब खोल के नकल करने में, पास होना, है ना, ताकि अच्छे से मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकें, तो वो मोटिव हो गया आपका। और उसने अगर ये कही कि मैं आज किताब खोलकर आज मैं नकल करूंगा, कोई मुझे पकड़ कर दिखाए और वो नकल करने लगता है, तो ये हो गया इसका इंटेंशन, यानी इंटेंशन से वो कार्य कर रहा है। तो इस तरह से इंटेंशन क्या हो गया, मोटिव क्या हो गया, कॉज क्या हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इंटेंशन पनिशेबल तो है नहीं, है ना, लेकिन कुछ सेक्शन है, जैसे आईपीसी की ये सेक्शन यहाँ पे दे रखी हैं, और बीएनएस में जैसे 121 को 147 सेक्शन जो है वो पनिशेबल बनाती है। ठीक, 124 ए जो राजद्रोह सेडिशन से रिलेटेड है वो बीएनएस में आपका 152 जो कि सब्स्टिट्यूटेड रूप में है थोड़ा सा, ठीक है ना, और 402 डकैती के प्रयोजन से जो एकत्रित होना होता है, यानी 402 आपका जो बीएनएस है उसमें आपका 310 का क्लॉज 5 ये है, ठीक है ना। उसके बाद में अगला जो स्टेज आता है उसका वो है तैयारी। तैयारी का मतलब क्या होता है, तैयारी होता है हथियार वगैरह जुटा लेना, इकट्ठा करना सामान को, यानी अपनी प्रक्रियाओं की या अपनी वस्तुओं की व्यवस्था करना, है ना। यानी जैसे मान के चलो ए नामक व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, बी को मारने के लिए यहाँ पे हथियार वगैरह बंदूक वगैरह यहाँ पर ले आता है। अगर मान के चलो बंदूक नहीं है तो अगर यहाँ पे जैसे धनुष बाण है तो अगर अपने धनुष बाण वगैरह जो है, आर्चरी वगैरह जो है अपने वो ले आता है यहाँ पर और लाके रख लेता है। यहां तक भी क्या था, तैयारी हो गई, ले आया। अब उसके बाद में इसने धनुष से अगर कर मार रहा है बी को, ठीक, तो यहाँ पे उसने जैसे ही धनुष पर बाण यहाँ पे चढ़ा दिया, प्रत्यंशा चढ़ा दी इसने, तो यहां तक हो गया तैयारी। और जैसे ही प्रत्यंशा चढ़ा के इसकी तरफ को छोड़ा, अब या तो इसका छोड़ते टाइम पैर फिसल जाए, या फिर यहां से बी के सामने कोई और आ जाए, या फिर बी नीचे झुक जाए, कुछ भी कारण से बी के वो तीर ना लगे, तो ये क्या हो गया, प्रयत्न, ठीक है ना। ऐसे ही बंदूक के साथ में, हथियार के साथ में, बंदूक के साथ में, यानी अगर वो बंदूक से इकट्ठा कर लिया हथियार, उसके बाद में बंदूक में गोली भी भर ली, गोली भरने के बाद में सेट कर लिया, फिर बंदूक तान दी सामने बी को मारने के लिए, और वहीं अब इसका जो अचानक से कोई आ जाए रोक दे इसको, तो वो नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही उसने छोड़ी, यहां से इसका एक्ट पूरा हो जाना चाहिए, यानी उसने बंदूक चलाई और चलाने के बाद बंदूक हवा फायर हो गई, हवा में फायर कर दिया उसने पैर फिसलने की वजह से या किसी भी कारण से, या फिर जो सामने बी है वही कंडीशन धनुष बाण वाली जो साथ में हो जाए कि या तो इसके सामने कोई और व्यक्ति आ जाए या फिर अपना जो है ये नीचे झुक जाए, तो कोई भी कंडीशन जिससे ये बी को टारगेट ना कर सके, तो ये प्रयत्न बन जाता है। तो तैयारी और प्रयत्न दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो इंटेंशन को पढ़ा था ना, तो इंटेंशन के संबंध में एक पॉइंट और था जो मैं भूल गया। ऑस्टिन ने कहा था इंटेंशन के बारे में, तीनों बताए थे ना मैंने, इंटेंशन, मोटिव और कॉज। तो इसमें इंटेंशन बताया था ऑस्टिन ने कि इंटेंशन जो होता है वो किसी भी कार्य का लक्ष्य होता है, किसी भी कार्य का लक्ष्य होता है, कौन, इंटेंशन। और जो मोटिव होता है, मोटिव किसी भी कार्य का स्रोत होता है, सोर्स। मोटिव क्या होता है, सोर्स होता है किसी भी कार्य का। तो ये इंटेंशन के बारे में था। तो अब चलते हैं तैयारी का जो हम पढ़ रहे थे। तो तैयारी हो गया सोचे हुए आपराधिक कार्य को पूरा करने के लिए साधन या उपायों की व्यवस्था करना, यानी अगर हम कहें कि तैयार होने की प्रक्रिया को ही तैयारी कहते हैं। जैसे जो बीएसए है, बीएसए की सेक्शन 6 है, उसमें मोटिव के संबंध में बताया गया है, एमपीसी, मोटिव प्रिपरेशन और कंडक्ट के बारे में बताया गया है। तो अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना कठिन होता है कि किसी अपराध को करने के लिए तैयारी कर ली गई है या नहीं कर ली गई है। जैसे बी ने एक पिस्तौल खरीदी और वह उसमें गोली भर करके अपनी जेब में रखता है ताकि वह बी की हत्या कर सके, लेकिन यह प्रमाणित करना संभव नहीं है कि ए गोली भरी हुई पिस्तौल केवल बी की हत्या करने के इरादे से अपने पास में रखता है। लेकिन फिर भी
कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके लिए तैयारी करना भी बीएनएस के अंतर्गत में दंडनीय होता है। जैसे जो आईपीसी की 122 है, यानी प्रेजेंट में 149 बीएनएस हो गई, यानी युद्ध छेड़ना, भारत सरकार के विरुद्ध डकैती करने की तैयारी करना, यानी जो 399 है वो आपका 310 का क्लॉज 4 हो गया, अभी पढ़ा था ऊपर हमने, 310 का क्लॉज 4 हो गया। और नकली सिक्के जो है नकली सिक्के और सरकारी स्टाम्प बनाने की तैयारी करना, यानी 233 और 235 ये दोनों ही सेक्शन 181 में है, और 255 आपका जो है वो 178 में है, और 257 आपका 181 में है। तो ये आपके नकली सिक्के और सरकारी स्टाम्प बनाने की तैयारी करना, ये भी, और ऐसे ही जाली दस्तावेज रखना, जैसे जो 474 था आईपीसी का, ये आपका 339 हो गया बीएनएस का। तो ये आपका तैयारी यहाँ पे इन अपराधों के लिए दंडनीय होता है। अब तीसरा आता है अटेम्प्ट का। इसे प्रारंभिक अपराध भी कहा जाता है। प्रोफेसर केनी और स्टीफन महोदय ने इसे इनकम्प्लीट ऑफेंस की संज्ञा दी है। किसको? प्रयत्न को। ठीक है। अब प्रयत्न भी क्या होता है कि सोच समझकर की गई कोई कार्रवाई जो कोई किसी अपराध को करने के लिए करता है, लेकिन उस व्यक्ति के नियंत्रण से परे यानी कंट्रोल से बाहर परिस्थितियों के कारण वो असफल हो जाती है, तो उसे अटेम्प्ट कहते हैं। ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया ही था तैयारी और प्रयत्न में, कि उसने धनुष से ये बाण वाला जो एग्जाम्पल था और आपका बंदूक वाला जो ऑप्शन एग्जाम्पल था, उससे मैंने आपको बताया था अभी अटेम्प्ट को, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि प्रयत्न होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। यानी कोई अपराध करने का गलत इरादा, यानी पहला वाला आवश्यक था, तो इंटेंशन होना चाहिए। उस अपराध को करने की दिशा में कोई कार्य किया जाना चाहिए, और वह आपराधिक कार्य पूरा न हुआ हो, यानी इनकम्प्लीट रह गया हो किसी भी कंडीशन की वजह से। अब प्रयत्न के संबंध में भी 3 थ्योरी चलती हैं। जैसे जो प्रयत्न है वो कहीं ऐसे तो परिभाषित है नहीं, उसको 3 तरीके से आईपीसी बीएनएस में दिया गया है। कैसे दिया हुआ है? एक तो बीएनएस में ऐसे अपराध हैं जिनमें अपराध और अपराध करने का प्रयत्न दोनों ही एक ही धारा में दिए हुए हैं, जैसे युद्ध छेड़ना और युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करना, यानी जो 147 सेक्शन है बीएनएस का, है ना, ये दोनों ही अपराध भी हो गया और अपराध करने का प्रयत्न एक ही धारा में हो गया। दूसरा, कुछ ऐसे बीएनएस में अपराध हैं जिनमें अपराध जो है वो अलग धारा में है और अपराध करने का, उस अपराध को करने का प्रयत्न वो अलग धारा में है ना। जैसे जो हत्या है, मर्डर है, वो कहां पे हो गया? 103, 302 कहां है? 103 का क्लॉज 1 में, और जो अटेम्प्ट है वो आपका 109 में है। ठीक है ना। तो यहां पर ये दोनों अलग अलग हैं। तीसरा जो अटेम्प्ट होता है वो ऐसा मामला है जो आईपीसी की धारा 511 और बीएनएस की धारा जो है आपका 62 इसके अंतर्गत में दिया हुआ है। ठीक, जिसमें सबसे अधिक अवधि की कैद की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। जैसे चोरी करने की सजा अधिकतम 3 साल या जुर्माना या दोनों है, और चोरी करने का जो प्रयत्न होता है उसका आधा यानी हो जाता है अपराध के लिए जितनी उपबंधित सजा है उसका आधा, या अगर कहीं आजीवन कारावास सजा है तो उसका भी आधा। ठीक है ना। अब आजीवन कारावास का आधा कैसे होता है ये पढ़ेंगे आगे सेक्शन में। ठीक है ना, जहां पे ये दंडा विधियों के भिन्नों की गणना करने से संबंधित जो प्रावधान है वहां पर है। 4 से लेकर 13 तक की जो प्रोविजन है ना वहां पे पढ़ेंगे हम। अब अपराध करने का प्रयत्न अपने आप में ही एक अपराध है। इसकी पुष्टि मेंसफील्ड वर्सेस, देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्रयत्न से संबंधित हमने पढ़ लिया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पे है आर बनाम चीजमैन 1862 का केस है। इसमें ब्लैकबर्न ने कहा कि तैयारी और प्रयत्न के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर की पहचान की थी और कहा था कि यदि सचमुच की कार्रवाई शुरू कर दी गई हो जो उस अपराध के पूर्ण होने के साथ ही समाप्त होती है, और यदि उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि अपराध करने का प्रयत्न किया गया है। यानी प्रयत्न जैसे ही कंप्लीट होगा, प्रयत्न में कोई बाधा ना आए ना, तो सीधा अपराध ही हो जाए। यानी अगर वो मर्डर करने गया है, अगर वहां जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि उसका बंदूक चलाते हुए पैर फिसल गया, अगर पैर नहीं फिसलता तो सीधा मर्डर कर देता, या वो नीचे नहीं झुकता जिसका मर्डर करने वाला था बी नामक व्यक्ति,
तो उसका मर्डर हो जाता। यानी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है अपराध करने में, तो वो अपराध पूरा हो जाता है। और अगर बाधा उत्पन्न हो जाती है तो समझ लो वो प्रथम बन जाता है। आर बनाम ये रिंग है, किंग नहीं है। आर बनाम रिंग का केस है। इस मामले में अभियुक्त को एक महिला के हैंडबैग से चोरी करने का प्रयास करने के लिए दोषी सिद्ध किया गया था। हालांकि उस हैंडबैग में कुछ भी नहीं था और उसको 511 जो यानी 62 नंबर जो सेक्शन है उसके अधीन उसको दंडित किया गया। ठीक। अब चौथा जो इसका आवश्यक तत्व है वो है एकम्प्लिशमेंट होना, यानी अपराध की पूर्णता। अपराध की पूर्णता किसी भी कार्य को अंतिम चरण, किसी भी कार्य का अंतिम चरण होता है उस कार्य का पूर्ण हो जाना। यदि अभियुक्त अपने प्रयास में सफल हो ही जाता है तब वह उस अपराध का दोषी माना जाता है। आपराधिक कार्य पूरा न होने पर वह व्यक्ति केवल प्रयत्न करने का ही दोषी माना जाता है। तो इस तरह से हमने ये देखा अपराध के चरण। ठीक है ना। अब इसमें जो हम पढ़ते हैं इसमें दो चीजें आपकी रह रही हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। एक तो इसमें जो रह रहा है वो है तैयारी और प्रयत्न में अंतर। एक तो ये हो गया। और एक जो धारा 511 है उससे रिलेटेड है तैयारी और प्रयत्न से संबंधित जो अंतर है उससे संबंधित कुछ सिद्धांत। एक ये वाला पॉइंट है। दो पॉइंट इसमें रह रहे हैं। देखो वैसे ये दोनों ही क्वेश्चन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते हैं। 511 से रिलेटेड मैं आपको यहीं पे दो तीन केस बता देता हूँ जो धारा 62 से रिलेटेड है, मतलब बीएनएस में। उससे रिलेटेड आपको जो केस पूछे जा सकते हैं बस, जैसे कि डायरेक्ट आपसे केस पूछे जाएंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। मोहम्मद याकूब वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। एक तो ये केस है मोहम्मद याकूब वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस। दूसरा अभयानंद मिश्रा वर्सेस बिहार राज्य 1961 सुप्रीम कोर्ट। ये भी अंतर से संबंधित है, तैयारी प्रयत्न के अंतर से संबंधित है। ठीक। उसके बाद में 511 से संबंधित जो केस हैं उसमें है आर वर्सेस ऑसबॉर्न। आर वर्सेस ऑसबॉर्न। आर वर्सेस ऑसबॉर्न का केस है। आर वर्सेस स्पाइसर का केस है। डायरेक्ट केस पूछे जाएंगे, कोई फैक्ट नहीं है, डायरेक्ट आपसे केस पूछे जाएंगे ये। उसके बाद में एक और है इसमें सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस बंगाल राज्य। बंगाल राज्य। ठीक है ना। ये केस है। तो ये एक मोहम्मद याकूब बनाम महाराष्ट्र राज्य, अभिनंदन मिश्रा 2 और आर बनाम ऑसबॉर्न 3, आर बनाम स्पाइसर 4 और सुधीर कुमार मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 5। ये 5 केस हैं आपके जो कि 511 से संबंधित है। तो इनको आपको याद रखना है। बाकी अब देखो जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी बनाम प्रयत्न का अंतर मेंस का क्वेश्चन है और जो सिद्धांत है वो भी मेंस का क्वेश्चन है। उसमें कोई भी मतलब ऐसा वो नहीं है कि आपका प्री का पॉइंट ऑफ व्यू है। उसमें आपके जो एक क्वेश्चन जैसे सिद्धांत है, पहला उसमें जो सिद्धांत है जैसे सामीप्यता का सिद्धांत, यानी इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोक्सिमिटी। ठीक है ना। और दूसरा है आपका, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका असंभाव्यता का सिद्धांत। तीसरा हो गया आपका पश्चाताप का अवसर का सिद्धांत, ये हो गया। चौथा हो गया आपका
सामाजिक जोखिम का सिद्धांत। ठीक। और पांचवा हो गया आपका अभिप्राय। अभिप्राय मतलब आशय, अभिप्राय और प्रत्यक्ष कार्य का सिद्धांत। ये पांच आपके हो गए। देखो कहीं कहीं पे क्या है कि वो इसमें जो सिद्धांत है, जैसे पश्चाताप का या अभिप्राय का सिद्धांत, वहां पे ये नहीं मिलेगा, वहां पे मिलेगा स्थान परीक्षण का सिद्धांत, है ना। वहां स्थान परीक्षण का सिद्धांत मिलेगा। और दूसरा कहीं पे पश्चाताप का अवसर का नहीं मिलेगा, तो वहां पे क्या मिल जाएगा, वहां पे स्पष्टता का सिद्धांत मिल जाएगा, स्पष्टता का सिद्धांत मिल जाएगा वहां पे। तो ये अलग अलग हैं, कहीं कुछ मिलता है कहीं कुछ मिलता है। तो वैसे ये पांच जो सिद्धांत है वो है, ठीक है ना। तो अब ये मेंस के पर्पज से हैं बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन ये इनसे रिलेटेड कभी आ जाता है कि दंड के सिद्धांत जो बताइए। वैसे इनको जो हम पढ़ेंगे तो वो धारा आपका जो 4 है उसके साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। धारा 4 के साथ में जो 53 है आपका आईपीसी का, उसके साथ में इसको पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें धारा 1 से हम स्टार्ट करेंगे बीएनएस को। थैंक यू सो मच आज के लिए।